हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो कल के लेक्चर में हमने क्या बात किया था? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जिसमें हमने दो पढ़ लिए थे, डो बेरेनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब हम आज पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण मेंडलीव का आवर्त नियम या मेंडलीव का आवर्त सारणी। क्या था मेंडलीव का आवर्त नियम? क्या था? आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखना, वही बहुत अच्छा टॉपिक आज वाला, और यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में। तो अपना आज का टॉपिक क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम। ये अपना आज का टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। ध्यान से देखना भाई। हाँ जी, है भी इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना भाई। अब समझते हैं। कल मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको शुरू के 3 नियम बताऊंगा। उन तीनों नियमों के आधार क्या था? तीनों नियमों का बेस क्या था? परमाणु भार था। क्या था? परमाणु भार था। तो जब न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हुआ तो उसके कुछ समय पश्चात कौन आया? मेंडलीव आया। कौन आया? मेंडलीव। इस मेंडलीव ने भी परमाणु भार को आधार मानते ही एक क्या दिया? नियम दिया, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना, मेंडलीव को क्या है? आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। मेंडलीव को आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जनक का मतलब क्या होता है? जानते हैं ना, जिसने मतलब आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। इसी ने ये आवर्त सारणी बनाई थी, इसलिए आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं इसका आवर्त नियम क्या है। तो समझना भाई, इसने भी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने भी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया और कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, बस यही याद रखना आपको, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना, मेंडलीव का आवर्त नियम के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपका मेंडलीव का आवर्त नियम होगा। अब एग्जाम में पूछेगा मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, तो आप ये लिखोगे तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब आपको इस आवर्ती फलन का मतलब समझना है कि आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ठीक है, जैसे मैं इधर समझने की कोशिश करना समझा रहा हूं। इधर आपका पहला तत्व है, इधर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस प्रकार से मान लो ये तत्व है। अब इन सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया। जैसे वो यहां से यहां तक गया, यहां आने के पश्चात इसने ये देखा कि जो गुणधर्म इस तत्व के थे, 1 नंबर पर जो तत्व है, जो गुणधर्म इस तत्व के थे वही के वही गुणधर्म किस तत्व के थे? अब इससे आगे आएगा उस तत्व के गुणधर्म। तो मतलब एक निश्चित समय अंतराल पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। मतलब 1 नंबर तत्व के जो गुणधर्म थे वो के वही गुणधर्म किसके होंगे? अब 7 नंबर के आगे जो तत्व आएगा उसके हो जाएंगे, ठीक है। तो अब भाई जो 8वां तत्व आएगा वो किसके नीचे आ जाएगा? सपोज कर लो 8वां तत्व आ गया इसके नीचे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसने 7 तत्वों के बाद भी 8वां तत्व इसी के नीचे आएगा, वो तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, एक निश्चित अंतराल होगा कि मतलब यहाँ से यहाँ तक तत्वों के गुणों में भिन्नता आती है। लेकिन जैसे ही इसका अगला तत्व आएगा उस तत्व के गुणधर्म किसके समान हो गए? पहले तत्व के समान हो गए, तो उसको हमने किसके नीचे रख दिया? 1 वाले के। अब अगला तत्व आएगा सपोज कर लो, तो उसके गुणधर्म किससे मिल जाएंगे? दूसरे तत्व से मिल जाएंगे, तो उसको हमने कहाँ रख दिया? इसके नीचे। तो इसका मतलब क्या है? एक निश्चित समय अंतराल पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होना? पुनरावर्ती होना। क्या कहलाता है भाई? आवर्ती फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्ती फलन कहलाता है। इस चीज को आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो आवर्ती फलन किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अंतराल पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावर्ती होना क्या कहलाता है? आवर्ती फलन कहलाता है। तो यह आपका होगा मेंडलीव का आवर्त नियम।
तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपका मेंडलीव का आवर्त नियम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई इसके बारे में। तो आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, तो आप इसके बारे में ये लिखोगे, मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया और कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास के क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे। अब आगे चलते हैं भाई, आगे चर्चा करते हैं। अब आगे बात करते हैं आगे क्या हुआ। मेंडलीव ने अपना ये आवर्त नियम तो बता दिया। अब इसके आवर्त नियम की क्या थी, कुछ विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को पढ़ते हैं हम। उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखना भाई, जिस समय मेंडलीव अपना ये नियम दे रहा था, ये जिस समय इसने मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, तो याद रखना उस समय नेचर में, प्रकृति में कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट सिर्फ ज्ञात थे। 63 एलिमेंट, 63 तत्वों की ही खोज हुई थी। जब मेंडलीव ने ये नियम दिया था अपना, उस समय 63 तत्वों की क्या हुई थी, खोज हुई थी। अब मेंडलीव ने क्या किया, सभी तत्वों की किससे खोज करवा दी, किससे, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से खोज करवा दी। सॉरी, रिएक्शन करा दी, खोज क्या करवा दी, क्या करवा दी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से क्या करवा दी, रिएक्शन। भाई 63 एलिमेंट थे, उन सभी 63 एलिमेंट की रिएक्शन किससे करवा दी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से करवा दी। अब जो एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। क्या बोलते हैं उसको, तो हाइड्राइड। समझना भाई इस चीज़ को, ये बहुत अच्छी बात है। जो तत्व हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा वो तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड। और जो तत्व ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे। तो मेंडलीव ने सभी तत्वों की रिएक्शन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से करवाई। तो जो तत्व हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है वो हाइड्राइड बनाएगा, और जो तत्व ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि मेंडलीव ने सभी तत्वों की अभिक्रिया रिएक्शन वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से ही क्यों करवाई, बाकी और तत्व क्यों नहीं लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, इन्हीं से रिएक्शन करवाई क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब ये जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है वो सभी तत्वों से क्या कर लेता है, आसानी से इजीली क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, उनसे अभिक्रिया कर लेता है। तो इसलिए हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को लिया था उसने, ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक। तो ये याद रखना, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई क्योंकि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन क्या है, ये क्रियाशील तत्व है जो हर सभी तत्वों से क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हाइड्राइड व ऑक्साइड बनते हैं, तो आपको 9th क्लास में मैंने एक बार चार्ज याद करवाया था आपको, तो ध्यान से देखना इधर। जैसे सोडियम पर कितना चार्ज होता है आपको पता है, Na+, और हाइड्रोजन पर -1 चार्ज होता है। तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, NaH बनाएगा कि नहीं बनाएगा, प्लस माइनस तो आपस में कैंसिल, NH बना कि नहीं बना। इसी प्रकार पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर -1, तो ये क्या बनाएगा, KH बनाएगा कि नहीं बनाएगा, प्लस से माइनस कैंसिल होगा। कंपाउंड बनाने आपको सिखाए थे 9th क्लास में, तो ये बना। अब यदि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनको मैं M मान लूँ, मेटल मान लूँ, क्या मान लूँ, मेटल, ठीक है। और हाइड्रोजन पर -1 चार्ज है, तो ये किस प्रकार के हाइड्राइड बनेंगे भाई, इधर MH प्रकार के हाइड्राइड बने कि नहीं बने। M का मतलब मेटल और H का मतलब हाइड्रोजन, क्योंकि भाई देखो इधर MH प्रकार के बन रहे, M मेटल हो गया, H हाइड्राइड हो गया, ठीक है। तो ये MH प्रकार के हाइड्राइड बने। अब कुछ एक तत्व ऐसे होते हैं जिस पर +2 चार्ज होता है, जैसे कि देखो, जैसे मैं बात करूँ मैग्नीशियम की +2 चार्ज होता है, इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन पर क्या होता है, -1 चार्ज होता है कि नहीं होता। तो ये इसके चरणों में, इसके चरणों में क्या बना, MgH2 बना कि नहीं बना, यह हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड बना कि नहीं बना। इसी प्रकार कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम 2+ होता है, हाइड्रोजन -1 होता है, ये इसके चरणों में +2 वाला हाइड्रोजन के चरणों में, तो क्या बना, CaH2 बना कि नहीं बना, ठीक है। तो अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, MH2 प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको, ये इस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये हाइड्राइड वाला सिस्टम समझ में आएगा कि हाइड्राइड, तो कुछ हाइड्राइड तो होते हैं MH प्रकार के, कुछ होते हैं MH2 प्रकार के, कुछ भाई MH3 प्रकार के भी होते हैं, MH3 प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, MH4 प्रकार के भी होते हैं। तो ये आपको बनाने आ गए किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये तो हाइड्राइड की बात हो गई। अब इसी प्रकार किसकी बात कर लेते हैं, ऑक्साइड की बात कर लेते हैं।
किनकी बात कर लेते हैं, ऑक्साइड की। तो आप जानते हैं ऑक्साइड पर कौन सा, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ठीक है। यदि यही ऑक्सीजन सपोज करो सोडियम से रिएक्शन करे Na+ से, तो Na पर कितना चार्ज है, +1, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -2। तो वही है भाई, ऑक्सीजन इसके चरणों में, ये +1 चार्ज है वो इसके चरणों में, तो क्या बनेगा आपका Na2O बना कि नहीं बना, बन गया। अब इसी प्रकार से जब मैं बात करूं पोटेशियम की बात कर लेते हैं, तो पोटेशियम पर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो -2 पोटेशियम के चरणों में, +1 ऑक्सीजन के चरणों में, तो क्या बना K2O बना कि नहीं बना। तो मतलब जिन पर +1 चार्ज है, जिन धातुओं पर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, तो वो ऑक्सीजन से क्रिया कर एक ही प्रकार के ऑक्साइड बना रहे हैं। वो किस प्रकार के बना रहे हैं, M2O प्रकार के बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आपको भी पता है M2O किस प्रकार से बना। तो जिन धातुओं पर +1 चार्ज है वो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर M2O प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जिन धातुओं पर +1 चार्ज है वो हाइड्रोजन से क्रिया कर MH प्रकार के हाइड्राइड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। जिन धातुओं पर +2 चार्ज है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके हाइड्रोजन से क्रिया करके MH2 प्रकार के हाइड्राइड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। इसी प्रकार जिन धातुओं पर +2 चार्ज है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर किस प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, तो देख लो Ca पर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो +2 और -2 तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, बना क्या CaO बना कि नहीं बना। इसी प्रकार मैग्नीशियम का देख लो Mg2 + O -2, तो +2 से -2, तो ये क्या बना आपका MgO बना कि नहीं बना। तो ये किस प्रकार के हाइड्राइड बन गए इधर, तो किस प्रकार के बने, MO प्रकार के हाइड्राइड बना रहे हैं कि नहीं, ऑक्साइड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो जिन धातुओं पर +2 चार्ज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर किस प्रकार के ऑक्साइड बना रहे हैं, MO प्रकार के ऑक्साइड बना रहे हैं। जिन धातुओं पर +1 चार्ज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाएंगे, कहाँ गया वो, M2O प्रकार के बना रहे हैं कि नहीं बना रहे ऑक्साइड, ठीक है। तो ये समझ गए। अब बात आते हैं अपने मुद्दे पर आते हैं कि मेंडलीफ ने सभी तत्वों की रिएक्शन है वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से करवाई। तो जिसका कारण था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्रियाशील ज़्यादा होते हैं, तो हर किसी से क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए करवाई। अब बात करते हैं आगे। अब जिन जिन हाइड्राइड के प्रॉपर्टी सेम थी, जिन जिन हाइड्राइड का गुणधर्म सेम था, उनको हम क्या करते हैं, एक जगह एक वर्ग में रखते हैं कि नहीं रखते। कल बताया था ना वर्गीकरण में, जिन तत्वों का गुणधर्म समान होता है उनको हम एक ही वर्ग में रखते हैं, एक जगह रखते हैं। क्लासिफिकेशन बताया था ना वर्गीकरण में। तो जिन हाइड्राइड मतलब जो हाइड्राइड MH प्रकार के बन रहे थे उन सभी के गुणधर्म क्या होंगे, समान, तो उनको एक जगह रखा जाएगा। जिन ऑक्साइड के गुणधर्म समान होते हैं उनको भी एक जगह रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, आ रहा है समझ में। तो ये इसके एक बात थी। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो ये तो याद रखना भाई, मेंडलीफ ने सभी तत्वों की अभिक्रिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ करवाई, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो हर किसी से क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। ये बात आप लोग याद रखोगे। अब आगे देखते हैं भाई, अब विशेषता पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता तो इसकी यही बता देना आप लोग कि मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में क्या किया, व्यवस्थित किया। आप लोग ये बताओगे कि मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में क्या कर दिया भाई, व्यवस्थित कर दिया। इस चीज को आप लोग याद रखोगे, ठीक है। फिर दूसरी विशेषता मेंडलीफ ने जो खुद ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, उस आवर्त सारणी में 6 आवर्त थे, 6 पीरियड्स थे, वह 8 वर्ग थे। 8 क्या थे, वर्ग थे। ये याद रखोगे आप लोग। मेंडलीफ ने खुद ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उस आवर्त सारणी में 6 तो आवर्त होते थे और 8 वर्ग थे। अब बात करते हैं आवर्त क्या होते हैं और वर्ग क्या होते हैं। याद रखना भाई, आवर्त किसे कहते हैं, जो आपकी क्षैतिज रेखाएं होती है ना, क्षैतिज रेखाएं, वो तो क्या कहलाएंगे आपके आवर्त। क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाएंगी, आवर्त। क्षैतिज रेखाएं जानते हैं, जैसे इस प्रकार से ये सारी अपना मारवाड़ी भाषा में बोला आडी पड़ी रेखा, सीधी आडी ही हुई जो समतल आडी रेखा, वो क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। वर्ग किसे कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं आपकी, वर्ग कहलाती हैं। ऊर्ध्वाधर ये खड़ी रेखाएं इस प्रकार से, वो क्या है आपके वर्ग कहलाते हैं।
तो दूसरी विशेषता क्या है, मेंडलीफ ने खुद ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उस आवर्त सारणी में 6 आवर्त है, 8 वर्ग है। तो 6 आवर्त है, आवर्त किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं आवर्त कहलाती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाएंगी, वर्ग कहलाएंगी। आ गया समझ में, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। लेकिन कुछ समय पश्चात इस मेंडलीफ के आवर्तन में क्या किया गया था, सुधार किया गया था। क्या किया गया था भाई, सुधार करने से एक वर्ग और बना दिया, और वो वर्ग कौन सा था, 9वां वर्ग हो गया। कितने वर्ग हो गए, 9वां वर्ग। उस 9वां वर्ग का नाम क्या था, शून्य वर्ग था। उसका नाम क्या नाम था, शून्य वर्ग था। पर 9 वर्ग मेंडलीफ ने नहीं बनाए थे, अलग वैज्ञानिकों ने बनाए थे, ठीक है ना। दूसरी विशेषता समझ में आ गई। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता की। तीसरी विशेषता ये थी, अब इसने 8 वर्ग बनाए, उन 8 वर्गों को किस प्रकार से बनाया तो देख लेते हैं, अभी बता देता हूं आपको। वो 8 वर्ग किस प्रकार बनाए, 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8 वर्ग हो गए, ठीक है। इन 8 वर्गों को इसने क्या किया, रोमन डिजिट में रखा, रोमन अंकों में लिखा। अब रोमन अंक जानते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या हो गए, रोमन अंक हो गए। तो इसकी तीसरी विशेषता की मेंडलीफ ने 8 वर्गों को रोमन संख्या में लिखा, यह आप तीसरी विशेषता बोलोगे। अब इसमें एक बात और लिखोगे, इसमें 8 वर्ग है तो इसको याद रखोगे 7 वर्गों के तक। 7 वर्गों को इसने क्या किया, 2 उपवर्गों में और बांट दिया, मतलब हर एक वर्ग के इसने 2 भाग और बना दिए। जैसे ये 1 है तो इसको A B में बांट दिया, तो भाई ये एक वर्ग इसके 2 भाग बन गए ना, ये लो 2 भाग बन गए। फिर इसको भी किसने बांट दिया, A B, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट A फर्स्ट B, ये हो जाएगा सेकंड A सेकंड B। इसी प्रकार ये थर्ड A थर्ड B, मतलब हर एक वर्ग किसने क्या बना दिए, 2 भाग बना दिए, और वो भी कहाँ तक, 7 तक। तो इस प्रकार से इसने 2 उपवर्गों में बांट दिया। ये लो, आ गया समझ में। तो तीसरी विशेषता की 8 वर्गों को रोमन संख्या में लिखा और 7 वर्गों को 2 उपवर्गों में इसने विभाजित कर दिया। आ रहा है समझ, ये इसकी 3 विशेषताएं हो गई। एक बार दोबारा बता रहा हूँ। पहली विशेषता क्या थी, मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया। दूसरी, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 6 आवर्त व 8 वर्ग हैं। क्षैतिज रेखाएं आवर्त कहलाती है, व ऊर्ध्वाधर रेखाएं वर्ग कहलाती हैं, ठीक है। कुछ समय पश्चात वैज्ञानिकों ने संशोधन किया तो इसमें एक 9वां वर्ग और बना दिया, जिस वर्ग का नाम क्या था, शून्य वर्ग था। फिर तीसरी विशेषता क्या थी, प्रत्येक वर्ग को इसने रोमन संख्या में लिखा और 7 वर्गों को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया। तो 3 विशेषता तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चौथी की बात करते हैं भाई, चौथी विशेषता क्या है। अब जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह पर स्थान खाली छोड़ दिए भाई, कुछ जगह पर क्या किया, कुछ स्थान खाली छोड़ दिए। जैसे सपोज करो एक स्थान यहाँ पर छोड़ दिया, एक स्थान यहाँ पर छोड़ दिया, एक स्थान इसने यहाँ पर छोड़ दिया। कुछ जगह पर क्या कर दिया, स्थान छोड़ दिया। स्थान क्यों छोड़ा, स्थान इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस समय इन तत्वों की क्या हुई थी, खोज नहीं हुई थी। क्या हुई थी, खोज नहीं हुई थी। सपोज करो यहाँ पर बोरोन है, यहाँ पर सपोज करो आप एल्यूमिनियम है, मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इधर हो गया आपका सिलिकॉन, मान लो भाई। अब आप जानते हैं कि बोरोन के नीचे जो तत्व आएगा उस तत्व के गुणधर्म किसके समान होंगे भाई, यहाँ पर जो तत्व आएगा उसके गुणधर्म बोरोन के समान ही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। ये अभी भी बताया मैंने, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ आपको फिर से, ठीक है। तो अब इस तत्व की यहाँ पर खोज नहीं हुई थी, यहाँ पर भी इस तत्व की खोज नहीं हुई थी, और यहाँ पर भी इस तत्व की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। खोज नहीं हुई थी, लेकिन उसने भविष्यवाणी कर दी कि जब कभी फ्यूचर में इन तत्वों की खोज होगी तो इनके गुणधर्म बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से मिलेंगे। लेकिन खोज नहीं थी, लेकिन वो तो क्या था भाई, मेंडलीफ क्या था, साइंटिस्ट था, उसने अपने हिसाब से नाम रख दिए। तो भाई बोरोन का क्या नाम रखा इसने, ध्यान से सुनना भाई। हाँ तो देखो हम कहाँ थे, हाँ तो बोरोन के नीचे जो तत्व आएगा वो क्या होगा, बोरोन के समान होगा, इनके गुणधर्म बोरोन के समान मिलेंगे। एल्यूमिनियम के जो नीचे तत्व आएगा उसके गुणधर्म एल्यूमिनियम के समान होंगे, और सिलिकॉन के नीचे जो तत्व आएगा उसके गुणधर्म सिलिकॉन के समान होंगे। तो उसने भविष्यवाणी कर दी पहले ही। उस समय उन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन उसने अपने हिसाब से नाम रखा। इसने क्या नाम रखा, इसने नाम रखा भाई, जैसे इक्का बोरोन, बोरोन के जो नीचे आएगा उसका नाम रख दिया इक्का बोरोन। क्या नाम रखा, इक्का बोरोन। ये जो एक्का होता है वो संस्कृत का शब्द होता है, याद रखना भाई, किसका शब्द होता है, संस्कृत का। तो इसका नाम क्या रहेगा, एक्का बोरोन। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के नीचे आएगा उसका नाम क्या रखा, एक्का एल्यूमिनियम। क्या रखा भाई,
एक का एल्यूमिनियम। हार जो सिलिकॉन के नीचे आएगा उसका नाम क्या रखा, सिलिकॉन के नीचे आएगा उसका नाम रख दिया एक का सिलिकॉन। क्या रख दिया, एक का सिलिकॉन रख दिया। ये लीजिए। लेकिन जैसे थोड़ा समय बीता तो इन तत्वों की क्या हो गई थी, खोज हो गई थी। क्या हो गई थी, खोज हो गई थी। तो मेंडलीव ने तो पहले भविष्यवाणी की थी, ठीक है। जब इन तत्वों की खोज हुई थी तो इन तत्वों के गुणधर्म बिल्कुल इन्हीं तत्वों से क्या हो रहे थे, मिल रहे थे। तो मेंडलीव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी ये, जब मेंडलीव ने जो काम किया था उस काम में सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी यही थी कि उसने तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि जब कभी इन तत्वों की खोज होगी तो इनके गुणधर्म इन तत्वों से, बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से मिलते रहेंगे। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब इन तत्वों का नाम क्या है, एट प्रेजेंट टाइम इन तत्वों का नाम क्या है, तो बोरोन का नाम तो क्या है, स्कैंडियम। क्या नाम है, स्कैंडियम। एक का एल्यूमिनियम का नाम क्या है, गैलियम। और एक का सिलिकॉन का नाम क्या है, जर्मेनियम। क्या नाम है, जर्मेनियम। ये थे। तो ये इसकी क्या हो गई, मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। ठीक है। तो एक बार दोबारा बता रहा हूं, मेंडलीव ने सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में क्या किया, व्यवस्थित किया। जैसे मैं एक बार पहला दोबारा समझ लो, 1 नंबर 2 3 4 5। सपोज करो 1 नंबर जो तत्व है उसका परमाणु भार 2 है, तो 2 नंबर पर जो तत्व आएगा उस तत्व का परमाणु भार 2 से तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा, चाहे वो 2.5 हो चाहे वो 3 हो। 3 नंबर वाले तत्व का परमाणु भार 3 से ज्यादा होगा, सपोज कर लो 3.5 हो गया, इसका मान लो आप 4.2 हो जाएगा, इसका मान लो 6.2 मान लो, कितना भी मान लो अपने हिसाब से मान लेना। तो इन सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में क्या किया, व्यवस्थित किया। दूसरा, इसकी आवर्त सारणी में 6 आवर्त व 8 वर्ग थे। 36 रेखाएं आवर्त कहलाती है, वो ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। पर याद रखना कई बुकों में आपको 6 आवर्त और 9 वर्ग मिलेंगे इसमें, तो ये थोड़ा इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। फिर इसने सभी वर्गों को रोमन संख्या में लिखा, तीसरी विशेषता ये हो जाएगी, सभी वर्गों को रोमन संख्या में लिखा। ठीक है। फिर 7 वर्गों को इसने 2 उपवर्गों में बांट दिया। फिर चौथा क्या करा, चौथा सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी थी कि अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह पर इसने क्या छोड़ा, स्थान छोड़ा। ठीक है। और उनकी भविष्यवाणी की, जब कभी भविष्य में इन तत्वों की खोज होगी तो इनके गुणधर्म है वो इन बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से मिलते रहेंगे। तो बोरोन का नाम लिखा इसने, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। एट प्रेजेंट टाइम एक का बोरोन को स्कैंडियम बोलते हैं, एक का एल्यूमिनियम को गैलियम और एक का सिलिकॉन को जर्मेनियम में कहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इसकी 4 विशेषताएं हो गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए, वह इसकी 2 विशेषताएं या 3 विशेषताएं, तो आप इनमें से लिख देना। ठीक है। तो ये इनकी विशेषताओं की बात हो गई। अब बात किसकी करते हैं भाई, तो अब हर एक नियम की कोई ना कोई कमी होती है, तो मेंडलीव के नियम की भी कोई कमी थी, तो देखते हैं इसकी कमियों का भी अध्ययन कर लेते हैं अभी। देखो भाई इसकी कमियां क्या होती है, कमी नंबर 1 पढ़ते हैं भाई, क्या होती है इसकी कमी। तो याद रखना भाई, सबसे पहली कमी तो मैं इसकी यही बता देता हूं, मैंने कल कहा था, यही तो कहा था ना कि जो नियम जिस प्रकार से दिया जाता है कमी उसी प्रकार से निकल कर आती है, कहा था ना। तो अब ठीक वही बता देते हैं, इसने नियम के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया कि नहीं किया। ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कीजिए जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक 52 नंबर का तत्व है, एक 53 नंबर का तत्व है, ये बता रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। तो 52 नंबर पर कौन आता है, टेलूरियम आता है, इस पर कौन आता है आपका, आयोडीन आता है। आप तो वैसे समझने की कोशिश करना, 52 नंबर वाले तत्वों का परमाणु भार मान लो आप 127.5 होता है, तो आप जानते हैं कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या था, तो 53 नंबर पर जो तत्व आएगा, 53 पर जो एलिमेंट आएगा, उसका जो एटॉमिक वेट है, परमाणु भार, वो 127.5 से ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, 127.5 से क्या होता है इसका कम, वो कितना होता है, 126.09 होता है। तो इसने नियम कहा दिया था भाई, नियम इसने यही तो दिया था ना कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया, यही कहा था ना इसने। लेकिन क्या है, यहां पर तो बढ़ते हुए परमाणु भार का पालन ही नहीं हो रहा। तो इसके आवर्त में कुछ स्थान ऐसे हैं कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार का पालन नहीं हो रहा, कमी नंबर 1 हो गई।
तो इसकी आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर बढ़ते हुए परमाणु भार का पालन नहीं हो रहा था। आगे समझिए, एग्जांपल देते ना, जैसे टेलुरियम का 127.5 होता है जबकि आयोडीन का 126.09 होता है, जो इसकी क्या थी, एक कमी थी। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा ना समझ में, ज्यादा कुछ नहीं यार। नंबर 2 नंबर कमी क्या थी? 2 नंबर कमी इसकी थी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, मतलब निश्चित कैसे नहीं था? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कभी तो मैंने बताया था ना, अभी ये 8 वर्ग थे, 8 में प्रत्येक वर्ग उसने 7 वर्ग 2 उपवर्गों में बांटा, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, ये 2 हो गए फर्स्ट वर्ग। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कभी तो फर्स्ट ए के ऊपर आता है, इधर यहाँ रहता है, कभी जो 7th ए वाला था ना, 7th ए वाला यहां पर आ जाता है, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। जो पागल सांड होता है ना, देखा ना वाला सांड, वो कभी इस घर में जाता है, कभी वहां जाता है, कभी वहां कभी वहां, ऐसे जाता है। इसीलिए इस हाइड्रोजन को आवारा तत्व या पागल तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये पागलों की तरह इधर उधर घूमता भटकता रहता है। कमी नंबर 2 आ गई समझ में? तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। नंबर तीसरी कमी है समस्थानिक, आइसोटोप। समस्थानिक की बात करते हैं तो पहली बात तो आइसोटोप समझो होता है क्या है? आइसोटोप्स किसे बोलते हैं? आइसोटोप्स 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे याद रखना, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14, 14 हो गए। आप लोगों ने देता, ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं वो नीचे क्या, इन तत्वों के परमाणु क्रमांक है। भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो होता है, 6 परमाणु क्रमांक हो गए। ऊपर जो लिखा है इन तत्वों के क्या हो गए, परमाणु भार हो गए। तो किसी तत्व है जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कोई तत्व है या ऐसे तत्व है जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं उनको। ठीक है, तो समस्थानिक की परिभाषा तो आप समझ गए। अब अपनी कमी की बात करते हैं। तो समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था। तीसरी कमी ये थी कि समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था। अब इनका स्थान निश्चित कैसे नहीं था भाई? मेंडलीफ ने नियम बनाया था कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया हुआ। तो भाई जैसे कार्बन के परमाणु भार 12 भी होता है, कार्बन का परमाणु भार 13 भी होता है, कार्बन का परमाणु भार 14 भी होता है, तो तीनों के परमाणु भार अलग अलग है। तो नियमानुसार, मेंडलीफ के अनुसार इन तीनों को अलग अलग वर्गों में रखा जाना चाहिए था। तीनों को अलग अलग वर्गों में रखा जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तीनों के परमाणु भार अलग अलग हैं। लेकिन मेंडलीफ ने तो क्या किया, इनको एक ही वर्ग में रख दिया। तीनों को क्या किया, सिर्फ यहाँ पे 6 कार्बन इतना ही रखा। तो समस्थानिकों का स्थान तो निश्चित नहीं रहा ना। अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ के नियमानुसार तो क्या होना चाहिए था कि तीनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए था। पर मेंडलीफ ने क्या गलती कर दी कि इन तीनों को एक ही जगह रख दिया। तो ये मेंडलीफ की कमी हुई कि नहीं हुई? तो 3 कमियां हो गई। पहली, कुछ स्थान पर बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम का पालन नहीं हो रहा था, आरोही क्रम का पालन नहीं हो रहा था। नंबर 2, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। नंबर 3, समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था। हो गई 3 बात। अब चौथी बात करते हैं। चौथी कमी की क्या थी भाई इसकी? आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक ही वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। आप लोग जानते हैं, मैंने कल भी बताया था वर्गीकरण में कि जिन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं हम उनको एक ही वर्ग में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं पहले वर्ग की बात कर लेता हूँ। पहले वर्ग में ये फर्स्ट ए हो गया और ये फर्स्ट बी हो गया। इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया। ये पहला ही वर्ग है, याद रखना। ठीक है, फर्स्ट में कौन थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वगैरह थे, फ्रेंशियम वगैरह। ठीक है, फर्स्ट बी में कौन आ जाते हैं इधर? ये आ गया आपका कॉपर, एजी व एयू, ये आ गया। भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब के गुणधर्म आपस में समान है। कॉपर, एजी व एयू के भी गुणधर्म आपस में समान है। लेकिन जो फर्स्ट बी में कौन आ रहा है, कॉपर, एजी व एयू, इनके गुणधर्म है वो फर्स्ट ए वाले तत्वों से नहीं मिलते हैं। पर ग्रुप तो दोनों का एक ही है भाई। ग्रुप तो क्या है, एक ही है, एक ही वर्ग है। तो समान गुण, भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को मेंडलीफ ने क्या किया, एक ही वर्ग में रख दिया।
भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को इसने क्या किया, एक ही वर्ग में रख दिया। जैसे आपके सामने है कॉपर व इनको सबको एक ही वर्ग में रख रखा है इनको। तो चौथी कमी क्या हो गई, भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को इसने एक ही वर्ग में रख दिया, ये इसकी चौथी कमी हो गई। पांचवी कमी इसकी उल्टी कर दो, जस्ट चौथी की उल्टी कर दो। इसने तो भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। पांचवी क्या हो जाएगी, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया इसने। पांचवी क्या हो जाएगी, समान गुणधर्म वाले तत्वों को क्या किया इसने, अलग अलग वर्गों में रख दिया। तो ये इसकी कितनी कमियां हो गई, 5 कमी हो गई भाई। तो ये 5 कमियां याद रखोगे, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी 2 विशेषताएं व 2 कमियां बताइए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछ ले, ठीक है। यही पूछ रहे मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी विशेषता व इसकी कमियां बताइए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम 1 नंबर में आ जाएगा, इसकी विशेषता 2 नंबर में आ जाएगी, कमियां 2 नंबर में आ जाएगी। ये लो मिलाकर हो गए 5 नंबर। इतनी सी बात में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका मेंडलीव का आवर्त नियम, जो सबसे महत्वपूर्ण था। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, मेंडलीव को दिया जाता। पूरी की पूरी आवर्त सारणी तो इसी ने बनाई थी, किया था, तो किसका था, मेंडलीव का ही था। आ रहा है समझ में, आगे चले तो देखते भाई, आगे चलते हम। अब ये मेंडलीव की कमियां थी, तो कमियां तो हर नियम की होती है। अब इस कमियों को दूर करने के लिए अगला एक वैज्ञानिक और आया भाई, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि इसने क्या कहा। अगला नियम आता है अपना लास्ट नियम, आपकी बुक का लास्ट नियम है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम ये आपका लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट नियम है आवर्ती वर्गीकरण का, आपका लास्ट है ये आधुनिक आवर्त नियम। तो अब तक हम लोगों ने 3 नियम पढ़े हैं। तो तीनों नियमों का आधार क्या था, जो तीनों साइंटिस्ट है उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया बढ़ते क्रम में। अब एक वैज्ञानिक आता है आपका हेनरी मोसले। हेनरी मोसले एक आता है वैज्ञानिक। वैसे ये अकेला तो नहीं था, इसके साथ 1-2 और थे, नील्स बोर भी होता है इसके साथ, एक और होता है, लेकिन मुख्यतः माना किसको जाता है, हेनरी मोसले को ही माना जाता है। तो आज से पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, हेनरी मोसले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेनरी। आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं। यदि आपको मुझे आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है तो बोलोगे मेंडलीव, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की बात आती है तो किसको कहा जाता है, हेनरी मोसले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेनरी मोसले को कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखोगे। अब हेनरी मोसले ने क्या किया था, सारे का सारा मेंडलीव का था, पर मेंडलीव ने एक गलती कर दी कि इसने तत्वों को परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया बढ़ते क्रम में। अब हेनरी मोसले ने क्या किया, उसी के दिमाग का इस्तेमाल कर लिया इसने क्या किया, इसने बस परमाणु भार के स्थान पर क्या ले लिया, परमाणु क्रमांक ले लिया। क्या ले लिया, परमाणु क्रमांक ले लिया। क्या ले लिया भाई, परमाणु क्रमांक ले लिया। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। अब आप जानते हैं किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक वो एक ही होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप जानते हैं 1 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 ही होगा, ये नहीं कि इसका परमाणु क्रमांक कभी 7 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। हीलियम का कितना होता है, तो 2 होता है। तो 2 नंबर परमाणु क्रमांक पर कौन होता है, सिर्फ हीलियम आता है। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हमेशा सेम रहता है, वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलता। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो अब इसका नियम सुनो, आधुनिक आवर्त नियम क्या था। तो मैं हेनरी मोसले ने क्या परिभाषा दी, बिल्कुल उसी प्रकार से जो किसने दी थी, मेंडलीव ने। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बस ये एक सब चेंज करना है, उसमें परमाणु भार था, यहाँ पर परमाणु क्रमांक आ जाएंगे। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसका नियम हो गया, आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोसले ने दिया था। तो इतना लिखता है आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये परमाणु आवर्ती फलन का मतलब समझ गए कि एक निश्चित समय अंतराल पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी, पुनरावृत्ति होती है। तो ये हो गया आपका आधुनिक आवर्त नियम। अब इसकी भी विशेषता पढ़ लेते हैं।
तो पहली विशेषता तो ये लिख देना, इसने तत्वों को परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। यह विशेषता 1 हो गई। विशेषता नंबर 2 याद रखोगे भाई, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें कितने तो आवर्त थे, 7 आवर्त थे, वह 18 वर्ग थे। क्या थे? 18 वर्ग। भाई जिस प्रकार मेंडलीफ ने एक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा, हेनरी मोसले ने क्या किया, सभी को अलग अलग वर्ग बना दिया। जैसे भाई पहले वर्ग में 2 उपवर्ग थे, तो पहले वर्ग को 2 भागों में ही बांट दिया, इसने अलग अलग कर दिया। मतलब फर्स्ट ए को अलग वर्ग बना दिया, फर्स्ट बी का अलग वर्ग बना दिया। आ रहा है समझ में? तो इसने क्या है, प्रत्येक उपवर्गों को अलग अलग वर्गों में रख दिया। इसने काम सारा किसका किया था? मेंडलीफ ने। बस हेनरी मोस ने तो इसके थोड़ा सा इस्तेमाल किया अपना दिमाग, कि प्रत्येक उपवर्गों को इसने अलग अलग वर्गों में रख दिया था इसने। तो ये याद रखना आप लोग। तो इसकी आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 18 वर्ग है। आवर्त क्षैतिज रेखाएं आवर्त कहलाती है और ऊर्ध्वाधर रेखाएं वर्ग कहलाती हैं। आवर्त में स्थित तत्व आवर्त के तत्व, वर्ग में स्थित तत्व वर्ग के तत्व कहलाते हैं। 2 विशेषताएं हो गई। अब तीसरी विशेषता की बात कर लेते हैं भाई। तीसरी विशेषता क्या थी? जैसे मैं बना रहा हूं इधर, एक बार देखना, आधुनिक आवर्त नियम सारणी वो किस प्रकार से वो बनाई हुई, एक बार बना रहा हूं। वैसे आपको एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाएगी कि आवर्त सारणी बनाओ, कभी नहीं पूछेगा ऐसा कभी। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 आवर्त हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 आवर्त हो गए। ठीक है, फिर इनकी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। इस प्रकार का सा कोई परफॉर्मा था। इस प्रकार से कोई परफॉर्मा था ये। ठीक है, यहाँ पर ये पहला वर्ग, ये दूसरा, इधर आ जाएगा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और ये 12 वर्ग। इस प्रकार से 12 वर्ग बने जाते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 18 वर्ग। इस प्रकार से अपनी आधुनिक आवर्त सारणी थी, इस प्रकार से इसने बनाई थी, याद रखना भाई। तो इसमें 7 आवर्त है। ये जो क्षैतिज रेखाएं आपको नजर आ रही हैं इस प्रकार से, आडी रेखाएं, समतल रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ये तो क्या होंगे आपके आवर्त। और जो ये खड़ी रेखाएं आपको इस प्रकार से 18 नजर आ रही हैं, वो क्या हो गए आपके वर्ग हो गए। ठीक है, अब देखना इसने क्या बताया कि जो पहला आवर्त आपका, ये पहला आवर्त, यही तो हुआ ना पहला आवर्त। तो पहले आवर्त में कितने तत्व थे? 2 तत्व थे। कितने तत्व थे? पहले आवर्त में 2 तत्व थे। कितने तत्व थे? 2 तत्व। अतः इसको हम क्या बोलते हैं? अति लघु आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अति लघु आवर्त बोलते हैं। याद रखना भाई, पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व थे, अतः उसको अति लघु आवर्त बोलते हैं। अब दूसरे व तीसरे में देखो, ये दूसरा व तीसरा हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में कितने हो गए? 8। इसी प्रकार तीसरे में भी कितने होंगे? 8। तो दूसरे व तीसरे आवर्त में कितने तत्व हो गए? 8 8 हो गए। कितने हो गए? 8 8। अतः इनको क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। ये हो गया शॉर्टेस्ट, ये हो गया शॉर्ट। ठीक है, फिर चौथे व पांचवें में कितने हैं? आप जब गिनोगे चौथे और पांचवें तो 18 18 हो जाएंगे, गिन लेना बोले इनको। कितने हो गए? 18 18। तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ आवर्त। ठीक है, इसी प्रकार छठा व सातवां आवर्त में कितने कितने तत्व आएंगे? 32 32 तत्व आएंगे। कितने आएंगे? 32 32 तत्व है। तो वो क्या बन जाएगा आपका? अति दीर्घ आवर्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अति दीर्घ आवर्त बन जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। पहले इसमें क्या था? पहली विशेषता कि इसने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया। दूसरी क्या थी? इसकी आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 18 वर्ग है। आवर्त किसे बोलते हैं? क्षैतिज रेखाएं आवर्त कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं? वर्ग कहलाती हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व है, अतः इसको अति लघु आवर्त बोलते हैं।
दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, अतः उसको लघु आवर्त कहते हैं। चौथे व पांचवें में 18 तत्व हैं, तो उसको क्या बोलोगे, दीर्घ आवर्त। और छठे व सातवें में 32 तत्व आएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, अति दीर्घ आवर्त। पर याद रखना अपनी बुक में केवल छठे आवर्त में 32 तत्व दिखा रखा है, सातवें आवर्त को क्या बता रखा है, इसको अपूर्ण बता रखा है। क्या बता रखा है, अपूर्ण। पर सातवें आवर्त में आएंगे कितने तत्व, 32 तत्व ही आएंगे, लेकिन बुक में सातवें आवर्त को क्या दिखा रखा है, अपूर्ण। लेकिन आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि सातवां आवर्त पूर्ण हो चुका है। अपनी बुक्स में नहीं दिखा रखा, लेकिन सातवां आवर्त क्या हो गया भाई, पूर्ण हो चुका है। सभी तत्वों की क्या हो गई है, खोज हो चुकी है। इस चीज को आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो ये तो क्या थी, आधुनिक आवर्त सारणी की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अब इसकी भी क्या थी, कुछ कमियां थी, तो इसकी कमियों के बारे में बता देता हूं, ठीक है। पहली कमी देख लो, इधर देख लो, पहली कमी क्या थी। पहली कमी तो इसकी भी वही थी जो कमी मेंडलीव की थी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। इसमें भी किसका स्थान निश्चित नहीं था, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो हाइड्रोजन कभी तो ये पहले में आता है और कभी वहां तो सातवें में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे किस में आएगा, 17वें में आएगा, ठीक है। तो पहली कमी हो गई ना, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। कमी नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कमी नंबर 2, वही कमी इसमें हो गई जो कमी उस मेंडलीव की थी। किसने भी क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। तो 3 कमियां हो गई एक साथ ही। पहली कमी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। दूसरी, भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही वर्गों में रख दिया। तीसरी, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया। और चौथी, याद रखना, आप लोगों ने आवर्त सारणी बनाई, एक तो देखा होगा कि यहाँ पर 2 सारणियां पाई जाती है। नीचे जो मुख्य आवर्त सारणी होती है उसके नीचे 2 सारणियां पाई जाती है, 2 लाइन्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड व एक्टिनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड व एक्टिनोइड बोलते हैं। इनकी चर्चा कल करेंगे भाई, इनको भी बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि लेंथेनोइड एक्टिनोइड क्या है। तो लेंथेनोइड व एक्टिनोइड को मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया था, ये इसकी चौथी कमी हो गई। तो कमियां समझ में आ गई। चौथी कमी क्या है, लेंथेनोइड व एक्टिनोइड को मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया था, ये इसकी क्या हो गई, 4 कमियां हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बचेगा, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसकी कमी व इसकी विशेषताएं लिखिए, ये इसकी क्या हो जाती है, विशेषता। अब आपको यहीं पर एक बात बता देता हूँ, ये जो आधुनिक आवर्त नियम है ये क्या होता है, दीर्घ स्वरूप होता है। क्या होता है, दीर्घ स्वरूप होता है। दीर्घ स्वरूप क्या बोलते हैं, आप लोगों ने देखा कि मेंडलीव का जो आवर्त नियम है उसमें कितने आवर्त थे, 6 आवर्त, तो 8 वर्ग ही थे। 6 आवर्त है, 8 वर्ग थे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है भाई, 7 आवर्त व 18 वर्ग है, तो उससे तो बड़ी हो गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी से तो क्या हो गई, बड़ी। इसीलिए इसको हम दीर्घ स्वरूप, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 6 आवर्त व 8 वर्ग थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से बड़ी है, क्योंकि इसमें 7 आवर्त व 18 वर्ग है, तो उससे बड़ी होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहते हैं। अब बाकी की चर्चा अब हम लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।